हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में एंड इसके टाइप्स के बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी इज़ द बॉडी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड द अदर हार्मफुल एजेंट, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी योग्यता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखती है वेरियस टाइप ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ से, यानी कि कई सारी बीमारियों से और जो भी हार्मफुल एजेंट होते हैं उनसे। अब हार्मफुल एजेंट क्या हो सकते हैं हमारे लिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगई या तो किसी टाइप के इंसेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। अभी एक और डेफिनेशन देखते हैं। इम्यूनिटी रिफर टू द बॉडीज़ एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्वेशन ऑफ द पैथोजन, यानी कि इम्यूनिटी बॉडी की एक एबिलिटी है जो कि पैथोजन को हमसे दूर रखती है और हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाती है। पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरस, इनसे हमें प्रिवेंट करती है। देन लास्ट वन एक और डेफिनेशन है, इम्यूनिटी इज़ द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया जब एंटर कर जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, तो हमारी इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें एंटर नहीं करने देती। ठीक है, और क्या करती है, उनसे फाइट करती है। ठीक है, यानी कि लड़ाई करती है हमारी इम्यूनिटी। जो भी बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी स्किन के सरफेस पे आते हैं तो वो हमें प्रिवेंट करती है। क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसे हम बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ों को खाते पीते हैं, जस्ट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिससे बॉडी में क्या हो, न्यूट्रिएंट बना हुआ रहे, है ना, और हम स्ट्रांग रहें। तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंटीजन के बारे में। एंटीजन को हम इम्यूनोजेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है देखते हैं। अ सब्सटेंस यूजली अ प्रोटीन दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ द एबिलिटी एंड रिएक्ट स्पेशली विदाउट एंटीबॉडी। क्या होता है, हमारे जो एंटीजन होते हैं ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ये एक सब्सटेंस है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है और इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, रिएक्ट करके एंटीबॉडी बनाता है। तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाकर रिएक्ट करना शुरू करता है, यानी कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है, कोई भी एंटीजन जैसे ही हमारे स्किन के सरफेस पे आएगा तो वो हमारा जो एंटीजन है वो क्या करता है, उसे पहचान लेता है और हमारी जो बॉडी के अंदर जो टी सेल होती हैं, जो बी सेल होती हैं, उन्हें वो ऑर्डर देता है एंटीजन कि फटाफट से एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करो, यानी कि फटाफट से एंटीबॉडी को बनाओ। और जब एंटीबॉडी बन जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया को वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरिया जो है अगर हमारी बॉडी के लिए सही है तो वो जो एंटीजन है उन्हें अंदर आने देते हैं। अगर वो बैक्टीरिया गलत है, रॉन्ग है, पॉइजन वाले हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, एंटीजन आर अटैच टू द सरफेस ऑफ द पैथोजन एंड स्टिमुलेट एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। अब जो एंटीजन है वो क्या करता है, जब भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है, तो वायरस और बैक्टीरिया जो है वो सरफेस पे चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके जो एंटीजन होता है उनके सरफेस पे चिपक जाते हैं तो उनको वो पहचानना शुरू कर देता है। अगर वो पैथोजन अच्छा होता है तो वो बॉडी के लिए मतलब अच्छे हैं, उन्हें वो एंट्री देगा। अगर वो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, यानी कि ख़त्म कर देते हैं। तो अभी हमारा एंटीजन के बाद अभी हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी को हम एग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन इन नेचर। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय द लिम्फोइड टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन एंटीजन, बैक्टीरिया एंड द वायरस। यानी कि इसका काम क्या है, फॉरेन एंटीजन यानी कि बैक्टीरिया एंड वायरस को किल करना। ठीक है, एंटीबॉडी का काम। ओके,
अभी हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनिटी के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा एज है। एज बहुत मैटर करता है कोई भी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई जो है अभी टीनेजर्स में है यानी कि वो यंग है, तो उसे कोई भी इन्फेक्शन ईजी तरीके से नहीं होगा कंपेयर टू ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल, चाइल्ड, इन सब में क्या होता है, बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन जो है वो अकर हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रखा है कम्युनिटी में या हॉस्पिटल में, ठीक है, कहीं पे भी, तो क्या होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उन पे इन्फेक्शन का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, उन्हें फटाफट से इन्फेक्शन हो जाता है। तो फैक्टर जो है हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कैसे वर्क कर रही है। अकॉर्डिंग टू एज हमारी इम्यूनिटी हमें रिस्पॉन्स करती है। देन बात आती है सेक्स की, यानी कि मेल एंड फीमेल रेशियो की बात हो रही है। तो क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनमें कोई भी इन्फेक्शन ईजी तरीके से नहीं होता कंपेयर टू फीमेल। फीमेल बहुत ही जल्दी कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोन जो होते हैं ये भी वुमेंस में ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उतार चढ़ाव ज़्यादा वुमेंस में ही पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। न्यूट्रिशनल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की डाइट ले रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ खाने के लिए न्यूट्रिशनल जो डाइट होती है हमारी, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके की डाइट होती है। अगर हमारी डाइट जो है वो क्वांटिटेटिव है तो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कितना गया, तो हमारी इम्यूनिटी उतनी ही होगी। अगर हम जो भी फूड मटेरियल्स है, जो भी सब्सटेंस है, अगर वो क्वालिटेटिव है तो क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमने हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन था, जो न्यूट्रिएंट था, वो अच्छा दिया है। ओके, नेक्स्ट बात आती है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज़्म की। अब हमारे जो सेल हैं वो क्या करते हैं, अगर हमारे सेल ताकतवर हैं तो हमें हमेशा प्रिवेंट करके रखेंगे, ठीक है। देन क्या है, फीवर। फीवर क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी जब एंग्सियस हो जाती है यानी कि हरास हो जाती है, हमने बहुत पढ़ लिया, हमने या तो बहुत टीचिंग कर ली, या कोई भी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी एक अपना रिएक्शन प्रेजेंट करती है, जैसे कि फ़ीवर कर देगी, यानी कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी थक के फ़ीवर अकर हो जाता है। तो ये क्या है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लामेशन, कहीं पे चोट वगैरह, वुंड वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, वहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का ये फ्लो डायग्राम है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का, ये कुछ इस तरीके से है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछता है। सम टाइम क्या होता है कि आपको पूछ लेंगे कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है या तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो मेन 2 टाइप्स की होती है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी होती है उसे हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। अब इस नेचुरल यानी कि इननेट इम्यूनिटी में 3 चीज़ें आती हैं, स्पीसीज़, रेशियल एंड इंडिविजुअल। और हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आती है। अब इस एक्टिव में भी 2 पॉइंट्स आते हैं, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। एंड जो हमारा पैसिव है, इस पैसिव में भी 2 पॉइंट्स आते हैं, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। अब ये जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन विच एन इंडिविजुअल पासेज ड्यू टू हिज एंड हर जेनेटिक सेल, यानी कि हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है, ठीक है, भी हमें विरासत में मिली हुई है। जैसे कि जो एक बच्चा होता है, यानी कि जब वो अपनी मदर के वूम में होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, थ्रू द प्लेसेंटा उसे इम्यूनिटी मिलती है, IgG, IgM।
ये सारे लेबल होते हैं इम्यूनिटी के, जो कि एक पावर सप्लाई करते हैं वूम में ही मदर टू द बेबी। ठीक है, देन क्या है, जो भी वूम में है, अगर वो लड़का है लड़की है कोई भी है, तो उस कंडीशन में जो इम्यूनिटी होती है वो पास होती है। ओके, इट मे बी नॉन स्पेसिफिक when it is indicated degree of resistance to the infection in the general or the specific where the resistance to the particular pathogen is concerned। क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हेल्प करती है जो भी इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो कहने का यही है कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिलती है, जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस पावर हमारे पास हमेशा रहती है, क्योंकि वो क्या है, वो नेचुरल इम्यूनिटी है, थ्रू द पेरेंट्स हमें विरासत में दी गई है, मिली हुई है। ओके, अभी हमने हमारे फ्लो चार्ट में देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा था स्पीसीज इम्यूनिटी। तो ये क्या होती है, इट इम्प्लीज टोटल एंड द रिलेटिव रेजिस्टेंस टू द पैथोजन सोन बाय ऑल मेंबर ऑफ द स्पीसीज। यानी कि तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का क्या है, तो है इसमें स्पीसीज इम्यूनिटी में एक रिलेटिव रेजिस्टेंस पावर होती है, जो कि एक पर्टिकुलर मेंबर का स्पीसीज का होता है। ओके, जो कि अपना जो इम्यूनिटी है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर जो इम्यूनिटी है वो कैसे दिखाई देती है, तो आप देखो, human being don't suffer from the most of the animal and the plant pathogen. This is the most perhaps due to the physical and the biochemical difference between the tissue of the different host species। ठीक है, जैसे कि जो भी एनिमल और प्लांट होते हैं उनमें पैथोजन का, जो भी पैथोजन कहने का है कि बैक्टीरिया एंड वायरस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, वो डिपेंड करती है कि हमें जो विरासत में मिली है वो किस तरीके की इम्यूनिटी है, यानी कि वो डिफरेंट टिश्यूज़ एंड डिफरेंट स्पीसीज़ के होस्ट पे डिपेंड करती है। किसी की इम्यूनिटी जो होती है हमारे ग्रुप ऑफ पीपल में ही आप देख लो, तो किसी की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और किसी की जो होती है वो लो होती है, किसी की मॉडरेट होती है। तो ये हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और हमारे न्यूट्रिशनल डाइट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, फॉल्स आर द इम्यून टू कोलेरा, ह्यूमन बीइंग आर द ससेप्टेबल। जो फॉल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमें कोलेरा का डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन में क्या है, इसी तरीके से कोलेरा का डिजीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे एग्जांपल है, रेट आर द इम्यून टू डिप्थीरिया बट ग्यूनिया पिग्स एंड द ह्यूमन बीइंग आर द ससेप्टेबल। क्या होता है, जो चूहे होते हैं उनमें डिप्थीरिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें कभी डिप्थीरिया हो ही नहीं सकता। लेकिन जो ग्यूनाइन पिग होते हैं और जो ह्यूमन हैं, हम क्या हैं, ससेप्टेबल हैं, हमें इजी तरीके से जो डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा टाइप क्या था इन्नेट इम्यूनिटी में, रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, which is the species where may be marked racial difference in the resistance to the infection। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे जो इम्यूनिटी होती है वो एक जाति पे डिपेंड करती है, एक उनके होस्ट पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके के रेशियल वाले हैं, किस तरीके की प्रजाति के हैं, यानी कि उनकी स्पीसीज़ किस तरीके की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, एलर्जन शिप इज़ द रेजिस्टेंट टू द एंथ्रैक्स कंपेयर टू द यूरोपियन शिप। यानी कि जो एलर्जन शिप होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनमें एंथ्रैक्स की जो डिज़ीज़ है, एंथ्रैक्स एक डिज़ीज़ होती है, उनमें एंथ्रैक्स का डिज़ीज़ का कोई असर नहीं होता कंपेयर टू यूरोपियन शिप। और यूरोपियन शिप में क्या होता है, कोई भी जो डिज़ीज़ है, यानी कि जो एंथ्रैक्स डिज़ीज़ है वो ईजी तरीके से अकर हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पे एग्जांपल है, निग्रोस आर द मोर ससेप्टेबल टू द ट्यूबरक्लोसिस देन द वाइटिश। रेशियल डिफरेंस इन द इम्यूनिटी आर नोन टू द जेनेटिक इन ओरिजिन। और क्या होता है, जो निग्रोस होते हैं वो भी ससेप्टेबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस को लेके। ठीक है, तो ये यहाँ पे है कि हमारे जो निग्रोस हैं वो
उनमें टीबी की जो डिजीज़ होती है वो पाई जाती है। तो ये हमारे रेशियल पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट रेशियल में डिफरेंट टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो पाई जाती है, यानी कि हमारा जो भी जेनेटिक फैक्टर होता है वो कैसे ओरिजिन हो रहा है, तो ये डिपेंड करती है, वो एनिमल की अगर बात हो या तो ह्यूमन की बात हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन हमारा इननेट इम्यूनिटी में थर्ड पॉइंट क्या था, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ रेस डिफर इन देयर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इट इज़ नोन एज अ जेनेटिक इन ऑरिजिन। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है वो डिफ़र करती है, यानी कि डिपेंड करती है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है हमारी इम्यूनिटी का वो किस तरीके का है। ठीक है, यानी कि हर इंसान में, हर एक इंडिविजुअल में जो इम्यूनिटी होती है वो पर्टिकुलर खुद की अलग अलग होती है। किसी का इम्यून पावर ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का कम अच्छा होता है। तो ये सारे हमारे जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स की जो इम्यूनिटी जो हमें मिलती है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ द पीपल आर द एक्सपोज टू द पर्टिकुलर इन्फेक्शन, यानी कि जब एक लार्ज नंबर में जो पीपल होते हैं, जो लोगों का एक झुंड होता है, जो एक ग्रुप होता है, अगर वो कहीं पे जा रहा है और कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड हो रखी है, तो उसमें क्या होगा, सम वुड द एस्केप, कुछ लोग क्या होंगे, बच जाएंगे, उनमें जो भी वहाँ पे डिजीज़ होगी उसका कोई भी असर नहीं होगा। एंड अदर विल बी डेवलप माइल्ड इन्फेक्शन, और अदर में क्या होगा, माइल्ड इन्फेक्शन पाया जाएगा। मीन्स कुछ लोगों में जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी जो कि फैली हुई है कम्युनिटी में, वो उन लोगों में पहुंच जाएगी, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। रेस्ट विल बी डेवलप द सीवियर इन्फेक्शन, उनमें क्या हो जाएगा, सीवियर इन्फेक्शन पाया जाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि जैसे लार्ज नंबर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे कोई भी डिज़ीज़ अगर फैली हुई है तो बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों में से कुछ लोग जो होंगे वो इजी तरीके से उनमें क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा, बट कुछ लोग जो होंगे उनमें उनमें जो इन्फेक्शन का असर होगा वो नहीं देखा जाएगा। तो ये होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की इम्यूनिटी होती है। जस्ट लाइक याद करिए कि हमारा जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड-19 के बहुत सारे लोग शिकार हुए थे और लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग थे जिनको कोई भी कोविड का सिम्टम और कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, हम सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था कि जिनकी इम्यूनिटी लो थी उनमें कोविड-19 ईज़ी तरीके से उनको अफ़ेक्ट किया, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उन्हें कोविड-19 का सिम्टम बिल्कुल नहीं दिखाई दिया और वो सेफ़ थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो यानी कि हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसमें क्या क्या मैकेनिज़्म पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या ऐसे बचाव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें मैकेनिकल बैरियर एंड द सरफेस सिक्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आता है हमारा द इंटैक्ट स्किन। ठीक है, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर for a internal organ. Bacteria cannot penetrate in the intact skin. The fatty acid secreted by the sebaceous gland, the skin and the high salt concentration of sweat and effective protective barriers. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी स्किन क्या होती है, हमारे स्किन में एक फैटी एसिड का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो कि क्या करती है, सॉल्टी होती है। ठीक है, जो कि वायरस के आते ही क्या होता है, चिपक जाती है। तो सॉल्ट से क्या होता है कि उनका जो रिएक्शन होता है जब वो शुरू होता है तो वायरस के सॉल्टीपन होने की वजह से जो स्किन है उसको पसंद नहीं आता, तो वो जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो सॉल्टी है और हमारे स्किन में सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो स्किन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, एक बैरियर का वर्क करती है। ओके, अभी नेक्स्ट वन हम बात करते हैं द म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में।
ठीक है। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल लाइनिंग कैपेबल ऑफ द सिक्रेशन म्यूकस अ स्टिकी सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, हमारी स्किन में क्या होता है, एक इपिथेलियल लाइनिंग होती है। ठीक है, जो कि इपिथेलियल लाइन का वर्क क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल लाइन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस जो होता है वो कैसा होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है हमारी स्किन के अंदर, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कोई भी इन्फेक्शन आता है, हमें कभी भी चोट वुंड कुछ भी जब कट लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो हमारी जो स्किन होती है वो हमें, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एक बैरियर का वर्क करती है। ओके, अभी नेक्स्ट वन बात करते हैं इसमें, द एपिथेलियल लाइनिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। It contains ciliated cell and the mucus which trap the dust particles and the other organism and move them upward। यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, हमारा जो नोज़ है, ठीक है, आप देखो आपकी जो नोज़ है, नॉस्ट्रिल है, वहाँ पे क्या होता है, सिलिएटेड सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि जो भी हमारे जो डस्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी माइक्रोब्स हैं या डस्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के थ्रू कई सारी चीज़ें हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के लिए होती हैं, लेकिन हमारा जो सिलिएटेड सेल है, हमारी जो सिलिएटेड बॉडी है, वो क्या करती है, उन्हें वहीं पे रोक देती है, उनको फ़िल्टर कर देती है। हमारी जो सिलिएटेड बॉडी है वो फिल्ट्रेशन का भी वर्क करती हैं। तो यहाँ पे जो सिलिएटेड बॉडी है वो क्या करेगी, हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी डस्ट है, जो भी माइट है, उनको वो एंटर नहीं देते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, एक मैकेनिज़्म का काम कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट वन, इसमें क्या मैकेनिज़्म है, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये भी हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म का वर्क करता है। तो कैसे, ऑल्सो हैज़ द इनहेरेंट मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटेक्शन in the form of the thick mucus layer lining the stomach and intestine. The highly acidic environment of the stomach can kill most of the pathogen entering stomach। ठीक है, हमारी जो स्टमक की लेयर होती है वो एक मैकेनिज़्म का, एक प्रोटेक्शन का काम करती है, जो कि किसकी बनी हुई है, एक थिक म्यूकस लेयर की बनी होती है हमारी स्टमक की लाइन। जैसे ही कोई भी जो माइक्रोब है, यानी कि जो पैथोजन है, जैसे ही वो एंटर करता है तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे इतना ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है कि वो उन सारे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी कंटेन अ वैरायटी ऑफ फेगोसाइट। हमारे ह्यूमन बॉडी में कई सारे वैरायटी के, यानी कि कई तरीके के, अलग अलग तरीके के फेगोसाइटिक सेल पाए जाते हैं, सच एज ए न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, मैक्रोफेज। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के सेल पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन में और हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड एज द ब्लड। ओके, यानी कि हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे ब्लड में भी, बॉडी और ब्लड दोनों में पाए जाते हैं ये। दीज सेल डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब्स बाय द इंगल्फिंग दैम। ये क्या करते हैं फेगोसाइटिक सेल, जो भी पैथोजन हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये उन्हें इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि उन्हें निगल जाते हैं, खा जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से फेगोसाइटिक सेल हमें डिफेंस करते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं मेनी नॉन स्पेसिफिक माइक्रोसाइडल सब्सटेंस के बारे में। तो हमारे बॉडी में कई सारे माइक्रोसाइडल सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, आर प्रेजेंट इन टिश्यू एंड द बॉडी फ्लूइड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी टिश्यूज़ एंड बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइसोसोम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड द इंटरफेरेंस ईटीसी, जो कि क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोब से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है फीवर। अ राइज इन अ बॉडी टेम्परेचर इज़ अ नेचर डिफेंस मैकेनिज्म। इट इनहिबिट और किल इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है अगर हमें अफेक्ट करता है, या तो हम थक जाते हैं, उस टाइम पे हमें फ़ीवर हो जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर जाता है, बढ़ जाता है।
ठीक है। और उस कंडीशन में हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही है कि इनहिबिट टू द किल इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करना चाहती है हमारी बॉडी, थ्रू द फीवर बैक्टीरिया एंड वायरस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। जैसे ही अगर वो बैक्टीरिया 2 से 3 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप, समटाइम आप देखना कि हमारा जो भी फीवर होता है वो ईजी तरीके से हमारी स्किन, हमारी एंटीबॉडीज़ के द्वारा हमारा फीवर रिड्यूस हो जाता है। सम केसेस में क्या होता है, अगर हमें किसी टाइप का फीवर हो गया है, डेंगू, मलेरिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो उस टाइम पे हमें नहीं प्रोटेक्ट कर पाती, क्योंकि वो जो पैथोजन होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसमें हमें ट्रीटमेंट लेने की नीड होती है, ज़रूरत होती है। ओके। नेक्स्ट नंबर पे आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या होता है, जब भी हमें कोई चोट या फिर वुंड हो जाती है तो उस कंडीशन पे हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, वो एक साइन प्रेजेंट करती है, इन्फ्लामेशन कर देती है, वहाँ पे सूजन कर देती है। तो ये भी एक क्या है, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारी इम्यूनिटी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है कि हमें बताना कि क्या हो रहा है, हमें कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए वहाँ पे सूजन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इसे देखते हैं। इट इज़ अ डिफाइंड एज अ सेलुलर एंड द वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू द एनी इंजरी, ठीक है। कोई भी हमारी सेल में या तो हमारी वेसल्स में जो भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाती है। जैसे कि क्या, इन्फेक्शन और द फिज़िकल इंजरी, ठीक है। तो जो भी हमारा इन्फ्लामेशन होता है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या तो किसी फिजिकल इंजरी की वजह से हो सकता है। द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर रेडनेस, स्वेलिंग। जो साइन होता है इन्फ्लामेशन का, यानी सूजन का जो चिन्ह होता है, उससे हम क्या मानते हैं, या तो लालपन है या तो सूजन है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है। और जो भी जहाँ पे रेडनेस हुआ रहता है वो एरिया हमारा हीट होता है, यानी कि गर्म होता है, वहाँ पे दर्द होता है पेशेंट को, ठीक है। डिस्टर्बेंट होता है, यानी कि जो पेशेंट की जो बॉडी होती है वो अल्टर्ड फंक्शन करती है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है इन्फ्लामेशन के थ्रू स्किन में जो भी परेशानी है, जो भी डिस्टर्बेंस है, उसको शो करना। ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट वन हमारा जो टाइप था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देख रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, the resistance that and the individual acquired during his life span is known as a acquired immunity। यानी कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कहीं ना कहीं से हमें क्या करना होता है, इस इम्यूनिटी को लेते रहना होता है, जो हमारे पूरे लाइफ टाइम में चलता रहता है। जैसे हर तरह का जो भी बैक्टीरिया है हमारे अंदर एंटर होता है, जैसे ही वो एंटर होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है ये 2 टाइप्स की होती है, इट इज़ ऑफ द 2 टाइप्स, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी को देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में बी नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। तो सबसे पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम आइदर अ सब क्लिनिकल in a apparent infection by a microbes। for example के लिए person which has the recovered from the attack of the measles and the mumps or diphtheria develop natural active immunity। जैसे कि जो भी मीज़ल्स या तो मम्स का जो डिज़ीज़ होता है, तो जो भी बैक्टीरिया ने हमें अफेक्ट करा, तो जब हमारे अंदर एंटर किया तो हमारी बॉडी ने क्या किया, एक एंटीबॉडी बना लिया। अब उस एंटीबॉडी ने क्या करा, मम्स और मीज़ल्स को एंटीबॉडी ने किल कर दिया, ठीक है। अगर वो वहाँ पे किल नहीं कर पाती है नेचुरल तरीके से, तो हम क्या करते हैं, ये जो मीज़ल्स एंड जो हमारे डिप्थीरिया और ये जो मम्स का डिज़ीज़ है, ये हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि उसको विदिन 5 to 1 वीक में उसको ठीक कर दे। तो पॉसिबिलिटी होती है कि ठीक भी हो जाती है, लेकिन सम टाइम होता है कि नहीं ठीक हो पाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडीज़ लेते हैं, यानी कि बाहर से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं, उसके बाद वो जो डिज़ीज़ होती है वो कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल तरीके से बीमारियों को ठीक करने में पूरी कोशिश करती है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, अभी नेक्स्ट वन बात करते हैं आर्टिफिशियल
एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो ये क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस इंड्यूस बाय द वैक्सीन। आर्टिफिशियल जो वैक्सीन इम्यूनिटी है, ये क्या होता है? हमारा बाहर से हमें वैक्सीनेशन को इंड्यूस करना होता है, यानी कि बाहर से ये हमें इंजेक्शन को लेना होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? बाहर से लेना। तो ये वैक्सीन हम बाहर से लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हमें बाहर से कुछ वैक्सीन लेनी होती है। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आर द प्रिपरेशन ऑफ द एटीन्यूटेड लाइफ और द किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो वैक्सीन होते हैं हमारे एटीन्यूटेड होते हैं, लाइव होते हैं, किल्ड होते हैं, कई तरीके की ये जो वैक्सीन है वो पाए जाते हैं, यानी कि इनको प्रिपेयर्ड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाने के लिए। ठीक है, जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ द वैक्सीन आर एज फॉलो। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे वैक्सीन हैं जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में फॉलो करे जाते हैं? तो सबसे पहले है बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, आपने देखा होगा जो लाइव वैक्सीन है BCG का, जो कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस के डिजीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो क्या होता है? जैसे ही कोई न्यू बॉर्न डिलीवर होता है, यानी बॉर्न होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसे BCG का 0.05 ml जो डोज होता है वो लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही हमारा जो BCG का वैक्सीन है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, उसको रेजिस्टेंट करा जाता है, ताकि बच्चे को कभी भी लाइफ में TB की डिजीज़ ना हो। इसके अलावा और भी कई सारे जो वैक्सीन होते हैं, वो जैसे जैसे बच्चे का जो एज बढ़ता जाता है, मतलब 0 से लेके 5 साल तक, हर मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में, हमारा 12 मंथ में, दैन 1.5 साल में, 2 साल में, ऐसे बच्चे को वैक्सीनेशन लगते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो वैक्सीन लगाए जाते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए होते हैं, जो कि बॉडी में रजिस्ट्रेंट करवाया जाता है, ताकि आगे चल के जो डिज़ीज़ होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो ना हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इसमें किल्ड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन में हमारा क्या है? टैब वैक्सीन फॉर द एंट्रिक फीवर एंड द कोलेरा वैक्सीन। ठीक है, देन बैक्टीरियल प्रोडक्ट में क्या आता है? टिटनेस टॉक्साइड, डिप्थीरिया टॉक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमारा वायरल वैक्सीन में क्या आता है? लाइव में हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन आता है, MMR आता है। MMR क्या होता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, वेरिसेला जूस्टर का वैक्सीन आता है। देन क्या है? किल्ड में हमारा साल्क वैक्सीन है, जो कि इंजेक्टेबल भी होता है, पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ओके, देन अब हम आते हैं हमारा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये रेडीमेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी दैट इज़ अ ट्रांसफर टू अ रेसिपिएंट इन अ रेडीमेड फॉर्म is called the passive immunity. In this type of immunity, the patient immune system play no role. क्या बताया जा रहा है कि जो ये हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी है, एक तो रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, जो कि बनी बनाई एंटीबॉडी जिसमें हमें दी जाती है। ठीक है, यानी कि पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो कोई यहाँ पे क्या कर रहा है? रोल प्ले नहीं कर रहा है। इम्यून सिस्टम प्ले नो रोल। पेशेंट का यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसे इम्यूनिटी दे रहे हैं। ठीक है, यानी बाहर से उसको हम वैक्सीन दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो ये पैसिव इम्यूनिटी है ये भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को। इट इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़ पैसिवली transferred from mother to baby in the form of IgG antibodies which cross the placental barrier to reach fetus. After the birth, IgA is passed to a newborn baby through the breast milk. Okay, यानी कि क्या होता है? तो एक बेबी को IgG जो एंटीबॉडी मिलती है वो कब मिलती है? जब वो वूम में होता है, यानी कि जब वो मदर के पेट में होता है, तो उसी कंडीशन में थ्रू द प्लेसेंटा उसे IgG एंटीबॉडीज़ मिल जाती है। ठीक है, और बाकी के भी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, यानी कि बाकी के जो भी एंटीबॉडीज़ होती है वो भी मिलती रहती है। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, जो कि हमारे मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट वन आता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी रेजिस्टेंस इज अ पैसिवली ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी। यानी कि जब पेशेंट की बॉडी जो है इम्यूनिटी नहीं बना पाती तो उसे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दी जाती है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दिस टाइप ऑफ द इम्यूनिटी रेजिस्टेंस द पैसिवली ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट। हम क्या कर रहे हैं? रेसिपिएंट को यानी कि पेशेंट को हम यहाँ पे इम्यूनिटी जो है आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को डाला जाता है। ओके, तो ये हमारा जो इम्यूनिटी का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है गाइस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारा जो टॉपिक था इम्यूनिटी का, सारे हेडलाइंस अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स करना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।